हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस और एचटीईटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को अवश्य देखें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो पहला क्वेश्चन है वो है OLAP स्टैंड फॉर। पहला क्वेश्चन है OLAP स्टैंड फोर्स। ठीक है, तो OLAP का जो है फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ये जो है OLAP का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म डैट ब्रिंग्स ए पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड इज कॉल्ड। यानी कि वो मैकेनिज्म जो कि पेज को मेमोरी में पहुंचा देता है व्हेन इट इज़ नीडेड, जब उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सेगमेंटेशन, ऑप्शन बी है डिमांड पेजिंग, ऑप्शन सी है फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन डी है पेज रिप्लेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, देन आवर करेक्ट आंसर इज द डिमांड पेजिंग। Then our correct answer is the demand paging. It means demand paging is the mechanism that brings a page into memory only when it is needed. Point to be noted friends, demand paging is a mechanism that brings a page into memory only when it is needed. Okay, तो only when it is needed जो है इसे याद रखना है। यहाँ पे डिमांड पेजिंग इसका आंसर होगा। तो डिमांड पेजिंग के बारे में दिया है, इसे देख लिया जाए। डिमांड पेजिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट का स्कीम है जो कि लोड करता है पेज को मेमोरी में ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो डिमांड पेजिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कि पेज को मेमोरी में लोड करता है ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और ये जो है टेक्निक जो है, दिस टेक्निक इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। और ये जो टेक्निक है वो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है और ये हेल्प्स करता है टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ फिजिकल मेमोरी बाय इंश्योरिंग दैट ओनली द नेसेसरी पेजेज आर लोडेड। और ये इंश्योर करता है कि ओनली सिर्फ नेसेसरी पेज जो है सिर्फ वही लोड हो। अब है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर इन C++। C++ में जो है लूप्स के कितने टाइप्स होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1। तो दोस्तों C++ में जो है लूप्स के जो टाइप होंगे वो होंगे 4। ठीक है, कौन कौन होंगे, तो वाइल, डू वाइल, नेस्टेड और फॉर लूप। C++ में जो है लूप्स के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, तो वाइल, डू वाइल, नेस्टेड एंड द फॉर लूप। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विथ। ओके, हियर क्वेश्चन इज आस्किंग फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विथ व्हाट। ऑप्शन ए इज बीट बाय बीट डिलीवरी, ऑप्शन बी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ऑप्शन सी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, ऑप्शन डी पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। ओके फ्रेंड्स, देन आवर करेक्ट आंसर इज द बीट बाय बीट डिलीवरी। करेक्ट आंसर इज द बीट बाय बीट डिलीवरी। It means friends physical layer is concerned with the bit by bit delivery. It means friend physical layer is concerned with the bit by bit delivery. Now come to the next question. Question is what do data warehouse support? Okay, here question is asking what do data warehouses support. This is the question of DBMS. Okay, this is the question of DBMS and question is asking data warehouse support what. Option A OLAP, option B OLTP, option C OLAP and OLTP, option D is operational database. Then the correct answer of this question is option A
It means data warehouse support OLAP. It means data warehouses support OLAP. Next question is, which looping process is best used when the number of iteration is known? Which looping process is best used when the number of iteration is known? यानी कि कौन से लूपिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, कौन से लूपिंग का प्रोसेस का जो है बेस्ट यूज होता है जब नंबर ऑफ इटरेशन पता हो तो। ऑप्शन ए है फॉर लूप, ऑप्शन बी है व्हाइल लूप, ऑप्शन सी है डू व्हाइल लूप, ऑप्शन डी है ऑल लूपिंग प्रोसेसेस रिक्वायर्ड दैट द इटरेशन बी नोन। करेक्ट आंसर इज द फॉर लूप। ओके, इट मीन्स फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। It means for loop is used when the number of iteration is known. Now come again to the next question. A single channel is shared by multiple signals by. A single channel is shared by multiple signals by. Option A analog modulation, option B digital modulation, option C multiplexing, ऑप्शन डी फेज मॉड्यूलेशन। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, इट मीन्स ए सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स बाय मल्टीप्लेक्सिंग। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज इन मल्टीप्लेक्सिंग ए सिंगल चैनल शेयर्ड मल्टीपल signals. That's why multiplexing is the correct answer of this question. Now come to the next question, and the question is first in first out. It means FIFO scheduling is what type of scheduling? Question is asking FIFO scheduling is what type of scheduling? Option A is non-preemptive scheduling, option B is preemptive scheduling, option C is fair share scheduling, option D is deadline scheduling. Okay, then friends, question answer of this question is option A, non-preemptive scheduling. It means FIFO is non-preemptive scheduling. Okay friends, it means FIFO scheduling, first in first out scheduling is the non-preemptive scheduling. Now come to the discussion of this question. Okay, FIFO means first in first out scheduling. It is also known as first come first serve scheduling, FCFS. FIFO is also known as the FCFS. Okay, FIFO stands for first in first out, while FCFS stands for first come first serve. These both are the same scheduling. Okay, and FIFO and FCFS scheduling is one of the simplest and most straightforward CPU scheduling algorithm. Okay friends, CPU scheduling, FCFS and FIFO is the simplest and most straightforward CPU scheduling algorithm. In FIFO scheduling, the process that arrives first in the ready queue is the one that gets executed first. It means in FIFO scheduling, the process which arrives first in the CPU, the process which arrives first in the ready queue will be executed first. That's why its name is FIFO, first in first out. Now let's know about the non-preemptive. What is non-preemptive? Then understand the term non-preemptive. Once a process start executing, it runs to completion before any other process can begin. Non-preemptive means if a process start executing, it runs to completion before any process before any other process can again. इट मीन्स नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में जो है दोस्तों, अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट कर दिया है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है, तो उस एग्जीक्यूशन को वो कंप्लीट करके ही किसी एनी अदर प्रोसेस के साथ जो है वो एग्जीक्यूशन करेगा।
द CPU जो नोट टेकन अवे फ्रॉम द करेंटली रनिंग प्रोसेस, और CPU जो है करेंटली रनिंग प्रोसेस से जो है अवे नहीं होता है, उसे छोड़कर नहीं आता है, इसलिए जो है फीफो शेड्यूलिंग को जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड, दैट्स व्हाई CPU शेड्यूलिंग फीफो इज आल्सो नोन एज नॉन प्रीएम्प्टिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज copying a process from memory to disk to allow space for other processes is called। मतलब कि copying a process from memory to disk, यानी कि एक प्रोसेस को जो है मेमोरी से डिस्क में कॉपी कर रहे हैं और जो है स्पेस को अलाउ कर रहे हैं ताकि अदर प्रोसेस हो सके, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वैपिंग, ऑप्शन बी है डेडलॉक, ऑप्शन सी है डिमांड पेजिंग, ऑप्शन डी है पेज फॉल्ट। तो इसे जो है दोस्तों कहते हैं स्वैपिंग। इट मीन्स फ्रेंड्स, स्वैपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेसेस फॉर अदर प्रोसेसेस टू रन, इट इज कॉल्ड स्वैपिंग। स्वैपिंग जो है एक टेक्निक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि टेम्पोरली मूव करता है एक इंटायर प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में, ताकि जो है वो मेन मेमोरी का स्पेस फ्री अप कर सके दूसरा प्रोसेस को रन करने के लिए। इसी को जो है स्वैपिंग कहते हैं। स्वैपिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है कि वो एफिशिएंटली मल्टीपल प्रोसेस को हैंडल कर सके with more memory demands than available physical memory। Next question is relational algebra is a what type of query language that takes two relation as input and produces another relation as an output of the query। ओके, तो रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो किस टाइप का क्वेरी लैंग्वेज है वो पूछ रहा है, जो कि टू रिलेशंस को एज इनपुट लेता है और प्रोड्यूस करता है अनदर रिलेशन को एज ए आउटपुट। तो ऑप्शन ए है रिलेशनल, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चरल, ऑप्शन बी है प्रोसीड्यूरल, ऑप्शन डी है फंडामेंटल। तो दोस्तों रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज है जो कि टू रिलेशंस को एज ए इनपुट लेता है और प्रोड्यूस करता है अनदर रिलेशन को एज ए आउटपुट। ठीक है दोस्तों, रिलेशनल अलजेब्रा जो है एक प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज है जो कि टू रिलेशंस को एज ए इनपुट लेता है और प्रोड्यूस करता है अनदर रिलेशन को एज एन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट ऑफ ए JAD सेशन। तो इसमें से कौन सा जो है वो JAD सेशन का जो है आउटपुट नहीं होगा? ऑप्शन ए है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, ऑप्शन बी है DFD जिसे कि डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं, ऑप्शन सी है ER मॉडल जिसे इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं, ऑप्शन डी है UML डायग्राम जिसे यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट ऑफ ए जेड सेशन। तो इसमें से कौन सा जो है वो जेड सेशन का आउटपुट नहीं है? तो हो जाएगा UML डायग्राम। UML डायग्राम जो है दोस्तों वो जेड सेशन का आउटपुट नहीं होता है। UML डायग्राम जो है दोस्तों वो जेड सेशन का आउटपुट नहीं होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग जो है वो क्या होता है? गोइंग टू एन एड्रेस इन ए मेमोरी, ऑप्शन बी है लोकेटिंग एन एड्रेस विद द हेल्प ऑफ अनदर एड्रेस, ऑप्शन सी है बाइंडिंग टू एड्रेसेस टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू एड्रेसेस इन ए डिफरेंट मेमोरी स्पेस, ऑप्शन डी है मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर। तो दोस्तों एड्रेस बाइंडिंग जो है वो हो जाएगा ए मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर। एड्रेस बाइंडिंग जो है वो हो जाएगा ए मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर, उसे ही जो है एड्रेस बाइंडिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर जो है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन वाया। सिग्नल्स का जो है वायरलेस ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है? ऑप्शन ए है रेडियो वेव के द्वारा, ऑप्शन बी है माइक्रोवेव के द्वारा, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड के द्वारा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड।
तो दोस्तों सिग्नल का वायरलेस ट्रांसमिशन जो है वो होता है ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन जो है सिग्नल्स का वो रेडियो वेव के द्वारा भी होता है, माइक्रोवेव के द्वारा भी होता है, इंफ्रारेड के द्वारा भी होता है। सिग्नल्स का वायरलेस ट्रांसमिशन जो है दोस्तों वो रेडियो वेव के द्वारा भी होता है, माइक्रोवेव के द्वारा भी होता है और इंफ्रारेड के भी द्वारा होता है। इसलिए जो है ऑल ऑफ द मेंशन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड, ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड। ठीक है, पॉसिबल डेटा वैल्यूज के सेट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी है दोस्तों डिग्री, ऑप्शन सी है टपल, ऑप्शन डी है डोमेन। तो ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड द फ्रेंड्स डोमेन। Okay friends, a set of possible data values is called the domain. Now come to the next question, which is question number 16, and question number 16 is asking about a program in execution is called what? Question is asking a program that is in execution is called what? Option A is paging, option B a process, option C a virtual memory, option D a demand page. Okay, then friend, correct answer is the process, because a program which is in the execution is called a process. Because friends, a program which is in the execution is called a process. Now come to the next question. Question is, which of the following is not a type of computer code? Among the given options, which of the following is not a type of computer code? तो पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर का कोड नहीं है। ऑप्शन ए है EDIC, ऑप्शन बी है ASCII, ऑप्शन सी है BCD, ऑप्शन डी है EBCDIC। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा EDIC। EDIC, क्योंकि EDIC जो है वो कंप्यूटर का कोई कोड होता नहीं है। बाकी ASCII जिसे ASCII कोड भी कहा जाता है ये भी है कंप्यूटर का कोड। BCD जिसे बाइनरी कोडेड डेसिमल कहा जाता है ये भी कंप्यूटर का कोड है। EBCDIC जिसे एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल कहा जाता है ये भी जो है कंप्यूटर का कोड है। तो ऑप्शन ए EDCI जो है वो कंप्यूटर का कोड नहीं होगा। बाकी ये तीनों का भी फुल फॉर्म बता दिए, फुल फॉर्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है कि EDIC जो है वो कंप्यूटर का कोड नहीं होता है। बाकी ASCII, BCD, EBCDIC ये सभी के सभी जो हैं वेल नॉन कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कोड में। अब है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डेट ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट इज कॉल्ड। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि ऑपरेट होते हैं एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स से ताकि वो स्टैंडर्ड आउटपुट दे सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सीरीज सर्किट, ऑप्शन बी है पैरेलल सर्किट, ऑप्शन सी है लॉजिक सिग्नल्स, ऑप्शन डी है लॉजिक गेट। तो दोस्तों इसे जो है कहते हैं लॉजिक गेट, इसे जो है कहते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डेट ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट इज कॉल्ड द लॉजिक गेट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर क्वेश्चन इज the attribute name could be structured as an attribute consisting of first name, middle initial and last name. This type of attribute is called, यानी कि कोई एट्रीब्यूट नेम है वो स्ट्रक्चर्ड किया गया है एट्रीब्यूट में जो कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को भी कंटेन कर रहा है। उस एट्रीब्यूट को जो है किस टाइप का एट्रीब्यूट कहते हैं? ऑप्शन ए है सिंपल एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी है कंपोजिट एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ऑप्शन डी है दोस्तों डिराइव्ड एट्रीब्यूट।
तो दोस्तों इस तरह के जो भी एट्रीब्यूट होते हैं जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों को कंटेन करते हैं, उस एट्रीब्यूट को जो है कहा जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम को भी कंसिस्ट करता है, उस एट्रीब्यूट को जो है कंपोजिट एट्रीब्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ओके फ्रेंड्स, हियर क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्राइमरी जॉब क्या होता है। ऑप्शन ए है मैनेज कमांड्स, यानी कि कमांड्स को मैनेज करना। ऑप्शन बी है मैनेज यूजर्स, यानी यूजर्स को मैनेज करना। ऑप्शन सी है मैनेज प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम्स को मैनेज करना। ऑप्शन डी है मैनेज रिसोर्सेस, यानी रिसोर्स को मैनेज करना। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्राइमरी जॉब वो हो जाएगा मैनेज रिसोर्सेस, यानी रिसोर्स को मैनेज करना जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी जॉब हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, टू मैनेज द रिसोर्सेस इज द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, now come to the next question. Next question is which of the following is a data link protocol. Here question is asking among the given options which among the following options is a data link protocol. Option A is Ethernet, option B is point to point protocol, option C is HDLC, option D is all of the mentioned. तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, HDLC, ये तीनों के तीनों जो हैं डेटा लिंक प्रोटोकॉल हैं। ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और HDLC, ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों डेटा लिंक प्रोटोकॉल हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी फिजिबिलिटी स्टडीज इज कंडक्टेड इन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। Here question is asking in requirement analysis how many physical studies is conducted, यानी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो है कितने तरह के फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो है 3 तरह के फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट होते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो है 3 तरह के फिजिबिलिटी स्टडीज जो हैं वो कंडक्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं नाम देखा जाए तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी और लीगल फिजिबिलिटी, ये 3 फिजिबिलिटी है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे होता है। टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल से होता है। और लीगल फिजिबिलिटी जो है ये लीगल फिजिबिलिटी जो है ये स्टडीज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों क्लियर हो गया ना कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है फिजिबिलिटी स्टडीज में 3 तरह के होते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में फिजिबिलिटी स्टडीज 3 तरह के होते हैं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी और लीगल फिजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, यानी कि टाइम शेयरिंग को जो है किस चीज़ से रिप्लेस किया गया है। ऑप्शन ए है मल्टीटास्किंग सिस्टम से, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम से, ऑप्शन सी है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम से, ऑप्शन डी है मल्टी एग्जीक्यूशन सिस्टम से, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव से। तो दोस्तों टाइम शेयरिंग को जो है रिप्लेस किया गया है वो किया गया है मल्टीटास्किंग सिस्टम से। ठीक है दोस्तों, यानी कि टाइम शेयरिंग को जो है रिप्लेस्ड किया गया है मल्टीटास्किंग सिस्टम से। नेक्स्ट है द यूनिवर्सल गेट that can be used to implement any boolean expression is called, यानी कि उस यूनिवर्सल गेट का नाम बताइए जो बुलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है नैंड गेट,
ऑप्शन बी है एक्सॉर गेट, ऑप्शन सी है और गेट, ऑप्शन डी है नैंड गेट। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नैंड गेट। ऑप्शन ए नैंड गेट जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि नैंड गेट जो है यूनिवर्सल गेट है जिसका यूज जो है किया जाता है बुलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नैंड गेट को जो है यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है और इसको जो है बुलियन एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या होता है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम जो कल सेशन लेकर के आएंगे सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि और भी लोगों तक जो है ये क्लासेस पहुंच सके, ये इनिशिएटिव पहुंच सके। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।